अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू जियो पाकिस्तान पाकिस्तान प्रेजेंटेड टू यू बाय पेप्सी है। बहुत सी बातें करनी है। आपको पता है कि कोविड की अब ऐसी शिद्दत हो गई है इस रीजन में कि उसके अलावा हम कोई बात और कर भी नहीं सकते। फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर आपको बताएं कि भारत को इस वक्त कोरोना वायरस के सुनामी का सामना है। वबा के शिकार मरीजों के लिए अस्पतालों के दरवाजे बंद हैं। ऑक्सीजन की शदीद किल्लत है। अस्पतालों और शमशान घाट के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। बहुत ही खौफनाक किस्म के विजुअल्स हैं। अब कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। इन हालात में पाकिस्तान ने भारत को सरकारी सतह पर ताउन की पेशकश की है। पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर इंसानी बुनियादों और इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए ये ऑफर की कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, करना चाहते हैं। अगर उनका हमें मुस्बत जवाब आता है तो हम उनके साथ बैठकर मॉडलिटीज वर्कआउट कर लेंगे ताकि हम बरास्ता वागा उनकी जल्द से जल्द मदद वहां पहुंचा सकें। पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए मदद की ऑफर यकीनन एक बेहतरीन कदम है क्योंकि पूरा खित्ता इस वक्त वबा की लपेट में है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की सूरत हाल पर परेशान है। हालांकि उनकी अपनी सेहत भी ठीक नहीं है। शी इज़ फाइटिंग कैंसर। और साथ में साथ आपको ये भी बता दें कि फैसलाबाद में मुस्बत केसेस 27% पर पहुँच गए हैं। आज के दिन में पॉजिटिविटी रेट मज़ीद बढ़ गया। फैसलाबाद 27% पर चला गया, 23% मुल्तान हो गया और लाहौर 20% पे। वेंटिलेटेड बेड ऑक्यूपेंसी, ये वेंटिलेटर्स वाली जो है उसके बारे में आज के दिन में आपको बता रही हूँ। गुजरावाला में 88%, 88% ऑफ द वेंटिलेटर्स आर ऑक्यूपाइड। मुल्तान में 85%, लाहौर में 89%। अच्छा, थोड़ा सा फुट नोट यहाँ, हैट्स ऑफ टू डॉक्टर यास्मीन राशिद के वो किस तरह शी इज़, उनको खुद कैंसर है, अभी आपने उनको देखा था और एक इंटरव्यू में वो रिसेंटली ये बता रही थी कि वो एक दिन जैसे ऑन अ वीकेंड वो कीमो कराती हैं, 2 दिन रेस्ट करती हैं और अगले दिन वो काम पे होती हैं। मतलब ये जज्बा है जो कि हमें बड़ी अच्छी तरह नज़र आ रहा है और ये जज्बा है जिसकी तारीफ होनी चाहिए, जिसको सराहा जाना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैज़ बीन अ फाइटर। इन्होंने उस ज़माने में रिवायती सियासतदानों को अपने हल्के में भी सियासी इंतखाब में चैलेंज किया जिनसे टक्कर लेने का कोई सोच नहीं सकता था। और अब ये ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ी बीमारी का मुकाबला कर रही हैं एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस इंशाल्लाह। कमिंग बैक टू कोविड सिचुएशन, आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का कहना है कि कोरोना केसेस मज़ीद बढ़े तो वफाक लॉकडाउन करे या ना करे, हम ज़रूर करेंगे। जिस तरह सूरत हाल इतनी बदतर होती है और इसका ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेगी तो हम बंद कर देंगे, भले वफाक लॉकडाउन लगाए या ना लगाए। वफाकी हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर शदीद दबाव है, लेकिन हुकूमत अब तक लॉकडाउन पर वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बना पाई। भारत में कोरोना की मौजूदा बदतरीन हालात और सूरत हाल की वजह मोदी हुकूमत की गैर वाज़ेह पॉलिसियाँ भी रही हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान हुकूमत ने एक तो अपना हेल्थ सिस्टम अपग्रेड नहीं किया वहाँ पर, दूसरा वहाँ ये भी हुआ कि आवाम ने कोरोना को संजीदा नहीं लिया और मोदी हुकूमत SOPs पर अमल करवाने में भी मुकम्मल नाकाम रही। हुकूमती वज़रा सियासी रैलियाँ और मजहबी त्यौहार बढ़ चढ़ कर मनाते रहे, हिस्सा लेते रहे, जिसका खमियाजा आज पूरा भारत भुगत रहा है। देखा जाए तो हमारे यहाँ भी हालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रहे हैं, बल्कि भारत तो ख़ुद कोरोना वैक्सीन बना भी रहा है, जबकि हम अब तक अतिया की हुई वैक्सीन पर ही मुनहसर हैं। हमारा सारा दारोमदार उसी पर है। वफाकी हुकूमत की कोरोना पॉलिसी भी तकरीबन गैर वाज़ेह ही रही है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द वाज़ेह गाइडलाइन अपनाए। खुदा ना करे कि हमारे यहाँ भी वैसे हालात हों। हम बस उम्मीद कर सकते हैं, साथ साथ हमें तदबीर भी करनी होगी। और जहाँ हुकूमत को ज़िम्मेदार हम ठहराते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हम और आप जैसे लोगों की है, जो आवाम है उनकी है, कि वो अगर जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम एक्चुअली कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं। इट्स डूएबल। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यास्मीन। पाकिस्तान ने भारत को मदद की पेशकश की है, अभी हम ये अपनी न्यूज़ स्टोरी में बता भी रहे हैं। बड़ा अच्छा कदम है, बड़ी अहसन बात है। यहाँ सीखने की बात यह है कि भारत के हालात की ख़राबी की बड़ी वजह वहाँ की हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं जो कि बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं हैं। पाकिस्तान में क्या कोरोना फैलने की वजह यही है, या आपको क्या लगता है कि हमने क्या लोगों ने इसको ज़्यादा फैलाया, पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी? आप किस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगी?
मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि किसी भी मुल्क में जो इस वक्त हाल हुआ है, जैसे भारत का हाल है और हम उनके हमसाय मुल्क हैं, हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए कि ये तो एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया के अंदर ये फैला हुआ है और कुछ मुल्कों में बहुत ज़्यादा सख्ती आई हुई है और कुछ मुल्क जो हैं वो ज़रा बेहतर फेयर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जो मदद की पेशकश दी गई है ये बहुत अच्छी पेशकश है। ये बहुत खुशाइन बात है कि हम लोगों को इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इन्फेक्टिविटी रेट यहाँ भी बढ़ रहा है और नेचुरली आपके सामने है कि ट्रेंड जो है वो इन्फेक्टिविटी रेट का बढ़ता चला जा रहा है और इसकी वजह से हमारे भी यहाँ अब जो प्रेशर है वो अस्पतालों के ऊपर बढ़ गया है। तो उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि स्मार्ट लॉकडाउन भी किए जा रहे हैं और वैक्सीनेशन भी की जा रही है और SOPs के ऊपर भी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन ये सारी तदबीरें देख ली करके और पर्टिकुलरली पंजाब में इन तदबीरों से कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, मुसलसल बिगड़ रही है सूरत हाल और बढ़ा है कोरोना। तो क्या अभी भी हम इसी पर इत्तेफाक करेंगे, इसी को हम जान लें कि जनाब मुकम्मल लॉकडाउन के बगैर भी हम कंट्रोल कर लेंगे सूरत हाल को? इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हर रोज़ सिचुएशन जो है वो उसकी बाकायदा एनालिसिस की जाती है और प्रेजेंटेशन की जाती है, MCOC के साथ भी डिस्कशन होती है और ये बात तो सभी अब कह रहे हैं, आपके सामने है कि वज़ीर आज़म साहब ने भी ऑलरेडी ये बताया है, वार्निंग दी है कि अगर SOPs पे ना इम्प्लीमेंटेशन हो तो अगले 2-4 दिन में हम डिसीजन ले लेंगे कि मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर लोगों ने एहतियात नहीं की तो सबसे तो पहले कोशिश कर रहे हैं कि एहतियात लोग बरतें, जिसकी वजह से आपको पता है रेंजर्स की भी मदद ली है, सारे इकट्ठे होकर हम कोशिश कर रहे हैं SOPs पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो बहुत हद तक इस वबा पे रुकावट आ सकती है, लेकिन नहीं होगी तो फिर वी हैव टू गो फॉर अ लॉकडाउन। अच्छा, हम अपना अगर देखें, पॉइंट आउट करें कि क्या क्या हुआ है डॉक्टर यास्मीन, तो एक इशू तो भारत से आने वाले सिख यात्रियों और उनमें कोरोना निकलने का भी है। फिर असल में क्या हुआ था वो अलग बात है, लेकिन सब तस्लीम कर रहे हैं कि स्क्रीनिंग नहीं हुई और एक्चुअली होता यही है। यही वजह UK वेरिएंट आने की भी हुई। तो आप लोग वफाकी हुकूमत से पूछते हैं कि हमारी इंटरनेशनल स्क्रीनिंग इस कदर बेकार क्यों है? ऑब्वियसली वहीं अगर ब्लॉक लग जाता तो बहुत बेहतरी होती। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल स्क्रीनिंग कहीं भी बेकार नहीं है। आपका कोई फ्लाइट जो है वो कहीं भी बाहर की डेस्टिनेशन से नहीं निकल सकती जब तक के पैसेंजर के पास बाकायदा 72 घंटे से पहले उनके पास कोरोना टेस्ट ना हुआ हो। तो हर बंदा उसी को बोर्ड करने देते हैं जिसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव होता है। ये ऑलरेडी इंटरनेशनल एडवाइजरी है। जिस तरह हमें भी अपने जो यहाँ से लोग सफ़र करते हैं बाहर को, उनको भी अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है और वो टेस्ट करवा के, अब तो बल्कि नई पाबंदी भी आ रही है कि भाई आप अपनी कोरोना की वैक्सीनेशन भी करवा के आए। इसी तरीके से बाहर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। जहाँ तक सिख यात्रियों का ताल्लुक है उसके बारे में मेरे पास अभी डिटेल्स नहीं है, मैं पता करके आपको ज़रूर बता दूंगी। ये फेडरल गवर्नमेंट की ही परमिशन से आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप जो हमारे फैसल सुल्तान साहब से उनसे ज़रा पूछ लीजिएगा कि दे माइट हैव फॉलोड सम प्रोटोकॉल्स। थैंक यू डॉक्टर यास्मीन, आपने हमें वक्त दिया एंड गेट वेल सून। अल्लाह ताला आपको भी जल्द रुग़ सेहत करे। साथ ही साथ हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि बहुत से एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, पर्टिकुलरली जो हमारे भी दोस्त हैं जो इस फील्ड से एसोसिएटेड हैं, लाहौर और गिरदोनवा में काम करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इस वक्त पर्टिकुलरली कोरोना के केसेस पंजाब और इसके गिरदोनवा में रिपोर्ट हो रहे हैं, ये वही UK वेरिएंट है जो प्राइमरीली दिसंबर में पाकिस्तान आया, जब लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियों में जब एक्सपर्ट्स यहाँ आए और जाहिर है कि स्क्रीनिंग में कहीं कोताही हुई तभी UK वेरिएंट पाकिस्तान आया। वरना तो ऑब्वियसली नेचुरली देयर इज नो अदर वे। कब किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन या पर्संस आए फिर उनसे वो कैरियर बने आगे लगा, अदरवाइज ऑब्वियसली कोई और फैल इसलिए भी ज़्यादा रहा है क्योंकि ये वेरिएंट जो हमारे पास इससे पहले फर्स्ट वेव में और ऑलमोस्ट आधी सेकंड वेव में वेरिएंट था उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। सो ये एक्चुअली ऑलमोस्ट आप समझ लें 50% तेज़ी से फैलता है जो इससे पहले कोरोना फैलता था। इसलिए जब कोरोना तेज़ हो गया है तो हमें भी तेज़ होना पड़ेगा अपने डिफेंस मैकेनिज्म
टूरिज्म में। अच्छा, लेकिन अब जरा कोरोना की बात को थोड़ा सा हम ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी खबर भी देनी है और आपको बताएं कि बाबर आजम ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर T20 में तेज़ तरीन 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। बिग 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 अचीवमेंट ओवर देयर। ब्रेक के बाद मिलते हैं। You are watching Jio Pakistan, brought to you by Pepsi here। आपको बताएं कि बल्कि आपने ये देखा होगा, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी वीडियो। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़े पार्क में ख़वातीन को तंग करने के इल्ज़ाम में जो एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। थोड़े से हम आपको क्लिप्स दिखा भी रहे हैं। नौजवान को लाहौर पुलिस ने पकड़ लिया है। ना सिर्फ इससे माफ़ी मंगवाई, बल्कि आइंदा किसी खातून को ना छेड़ने का वादा भी लिया। अब आप लोग लिख के बताएं कि ये वादा मतलब कायम रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हुआ ये था कि खातून अपनी दोस्त के साथ एक पार्क में मौजूद थी। वहाँ एक लड़का उनकी तस्वीरें बनाने लगा। एक्चुअली मना करने पर बदतमीजी की और फोन छीन लिया उनका। पता नहीं क्या कुछ हुआ। आई सॉ द वीडियो और फजूल गंदे इशारे और गालम गलोच। अच्छा, और मजे की बात है ढिठाई इसमें ये थी कि उस लड़के को पता था कि उसके मुंह पे कैमरा ऑन है। अब अंदाजा करें, जो कैमरे से नहीं डर रहा और इतनी गालियां उसने दी, तो वो पीछे क्या कर रहा होगा। खैर, वो पकड़ा गया। बात सारी ये है। अच्छा जी, और ख़वातीन के साथ क्या क्या कुछ होता है और किस तरह से उन्हें मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पे इस किस्म के इशूज़ का सामना करना पड़ता है, हम लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और अगर कोई बोलना शुरू करता है तो हम कहते हैं ऐसा कहाँ होता है। ऐसा होता है, ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द होता है। I will not get into the detail of it। ये तो खैर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं नहीं ये ऐसा हुआ नहीं होगा। वेल, देख लें, ऐसा ही होता है। नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। लाहौर में ही एक पार्क में हमारे साथ ये हो चुका है। सो लिहाजा एवरी वुमन हैज़ गॉन थ्रू दिस, और अब ये बहुत हो गई है, तो इट नीड्स टू बी स्टॉप। बहुत अच्छा किया है लाहौर पुलिस ने एक्शन लिया। अच्छा, जरा सियासी क्विकली एक बात कर लें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 7 माह बाद नैब की हिरासत से जमानत पर रिहा हो गए हैं। PDM इत्तेहाद तो शहबाज शरीफ के सामने ही बन गया था, लेकिन दौरान हिरासत मुल्क में बड़ी सियासी गहमा गहमी रही। यही PDM ने हुकूमत के नाक में दम भी कर रखा था, लेकिन 16 मार्च के PDM के इजलास के बाद यकसर मंजर तब्दील हो गया। अब शहबाज शरीफ बाहर आए हैं तो मंजरनामा कुछ ऐसा है कि PDM टूट फूट का शिकार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे को निशाने पर लिया हुआ है और कोई सियासी थ्रेट ना होने के सबब हुकूमत अपैरेंटली कंफर्टेबल मजे कर रही है। बेसिकली आपको ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ पार्टी में मुसालहत पसंद और तजुर्बाकार समझे जाते हैं, और उनकी रिहाई के बाद पीपल्स पार्टी और PDM में कोई मुसालहत की राह निकल सकती है। हुकूमत भी शहबाज शरीफ की वापसी पर ये तासुर देना शुरू हो गई है कि मरियम नवाज फिर साइड लाइन हो जाएंगी, ये कहा जा रहा है वैसे। और लेकिन ये तमाम बातें उस वक्त तक कयास आराइयाँ हैं जब तक ये पता ना चल जाए कि शहबाज शरीफ खुद क्या चाहते हैं। अब क्या चाहते हैं इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर साहब। अता साहब, शहबाज शरीफ ज़मानत पर बाहर आ चुके हैं। अब सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि एक अहम मामला है उनकी सेहत का भी। कुछ हल्कों से बात भी हुई है कि वो बैरून मुल्क इलाज या चेकअप में दिलचस्पी रखते हैं। ये खबरें तो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन क्या हकीकत है, आप हमें कन्फर्म करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज से 1 साल कबल 21 मार्च 2020 को जब कोरोना की पहली लहर आई थी और फ़्लाइटें बंद होने जा रही थी, तो आखिरी फ़्लाइट जो UK से आ रही थी उस पर शहबाज शरीफ साहब वापस आए थे। रज़ाकाराना तौर पे आए थे, और उनके जो करीबी सर्कल है, जो उनकी लीगल टीम है, हमें सबको पता था कि उनकी वापसी के बाद उनको जेल जाना पड़ सकता है, उनके खिलाफ मुकदमात में मज़ीद तेज़ी आ सकती है। मगर बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन, बतौर पार्टी के सदर के एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, और चाहते तो वहाँ रह सकते थे, कोई इशू नहीं था। सब कुछ जानते बूझते हुए वापस आए कौम की खिदमत के लिए। कोरोना के हवाले से आके सरगर्म हुए, तजावीज़ दी, मुख्तलिफ जो है शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकातें की, और अपनी एक्सपर्टीज़ भी ऑफ़र की कि कोरोना में जो खिदमात वो सरंजाम दे सकते हैं वो देने को तैयार हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि उनको फिर 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। उनकी कमर का इश्यू रहता है, मगर वो उनका इलाज हो रहा है। उनके रेगुलर चेकअप्स जो कैंसर वाले हैं वो ओवरड्यू हैं। मगर देखिए, बात ये है कि जो उनकी बेल भी हुई है वो मेरिट पे हुई है, वो सेहत की बुनियाद पर नहीं हुई।
तो उनके जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो रूटीन के चेकअप्स उनके होते रहेंगे, इस बात में कोई हकीकत नहीं है। चलिए, ये तो आपने उनकी सेहत के हवाले से हमें बता दिया था। साहब, ये भी बताइएगा, शहबाज शरीफ जब जेल गए थे तब पीडीएम तहरीक जोरों पर थी। आज पीपल्स पार्टी रूठ चुकी है, पीडीएम के पास मुस्तकबिल का कोई लाहे अमल नहीं। शहबाज शरीफ जैसे ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी सब कुछ ट्रैक पर लाना आसान नहीं होगा अगर वो चाहते भी हैं। तो क्या वो कोशिश करेंगे? आपसे ये पूछना है। एटलीस्ट कम से कम पीपल्स पार्टी से सुलह की कोशिश करेंगे? देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब एक ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक बहुत ज़ीरक सियासतदान भी हैं और वो सियासत की उमूर को बहुत गहराई में देखते भी हैं, उसकी बहुत समझ भी रखते हैं और उनका 30-35 साल का तजर्बा है। तो देखिए, पीडीएम के हवाले से किसने पहल की, किस तरीके से मामलात बिगड़े, ये पूरी कौम के सामने है। मैं उस ब्लेम गेम में नहीं डलना चाहता, मगर बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है। और इस वक्त असल मसला जो पाकिस्तान की आवाम का है, महंगाई, बेरोज़गारी, बढ़ते हुए कर्ज़े, मईशत की ज़बू हाली, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए अपोजिशन को मुत्तहिद होना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है बातचीत से इस मसले का हल निकल सकता है। तो हम जब अपनी पार्टी मीटिंग करेंगे और सारे हमारे पार्टी के सीनियर्स जो हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, शाहिद खाकान साहब और बाकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या हमारा पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप है, ये बैठेगा तो ये कोई ना कोई सिमत का तयन करेगा। मगर मैं समझता हूँ कि ये तलखियाँ नहीं होनी चाहिए थी, दूरियाँ नहीं होनी चाहिए थी और बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए था। और आने वाले वक्तों में मेरी ये उम्मीद है और मुझे ये बहुत ज़्यादा इस पर मैं एम्फसाइज़ करूँगा कि मिल बैठ के मसाइल को हल करने में ही बेहतरी है। तो देखते हैं कि आगे पार्टी का क्या लाया अमल तय होता है। चलिए जी, जब मीटिंग होगी तब लाया अमल तय होगा। बहुत शुक्रिया आता तारर साहब। लेकिन एक बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि शहबाज शरीफ की ज़मानत किसी मेडिकल बेस के ऊपर नहीं हुई है, इसलिए उनके ऑल्दो कैंसर के जो ओवरऑल चेकअप्स होते हैं, फॉलो अप होता है, वो ओवरड्यू है, लेकिन फ़िलहाल ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। अच्छा जी, मूविंग ऑन। आपको पता है कि आजकल हम आपको बहुत सी चैरिटीज़ जो हैं वो मुतारिफ़ करवाते हैं और ज़्यादातर तो एक्चुअली वो चैरिटीज़ हैं विच हैव बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड स्टिल नीड योर हेल्प टू कीप रनिंग। आपको बताएं कि पाकिस्तान में 2 करोड़, और ये डॉन्टिंग फिगर्स हैं बाय द वे, 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। चेक आउट द नंबर। LRBT पाकिस्तान में आँखों के अमराज के ख़िलाफ़ लड़ने वाला सबसे बड़ा इदारा है। 1984 में एक मोबाइल यूनिट से आगाज़ करने वाले LRBT के तहत आज 19 अस्पताल में ऑलमोस्ट कोई 58 क्लिनिक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। 58 क्लिनिक्स काम कर रहे हैं। रोज़ाना आँखों की 1000 सर्जरीज की जाती हैं। आवाम के सदकात, अतियात और ताउन से 4 करोड़ से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। जदीद सहूलियात के साथ साथ 4 लाख से ज़ायद कामयाब सर्जरीज की जा चुकी हैं। और इसी पर बात करने के लिए चेयरमैन LRBT डॉक्टर नजमुस साकिब हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब बताइएगा आप सबसे पहले मुख्तसरन के LRBT इस वक्त क्या क्या सहूलत है जो मुस्तहिक और गरीब और नादार आवाम को फराहम कर रहा है? कितने लोगों को ट्रीट किया जा चुका है? कितनी लागत आती है इस सारे सिस्टम को चलाने में? 35 साल हमें हो गए। अब हमारे 19 अस्पताल हैं और 55 क्लिनिक्स हैं। हर साल, पहले साल के अंदर तो हमने मुश्किल से 12,000 लोगों का इलाज किया था। आजकल हम कर रहे हैं 33 लाख लोगों का हर पर सालाना इलाज करते हैं और करते हैं बिल्कुल मुफ्त। ये जो 33 लाख लोग हैं, इनमें से कम 3 लाख लोगों की सर्जरी भी होनी पड़ती है। अब इस साल हमें 1 अरब 80 लाख रुपए की ज़रूरत है जी। अब ये सारा पैसा जो है ना, ये पाकिस्तान के बाशिंदे जो हैं यही हमें देते हैं, क्योंकि हम चार्ज तो करते नहीं, सो हमारी कोई इनकम स्ट्रीम तो है नहीं। तो जो लोग हमें खैरात या अतियात या ज़कात देते हैं, उसी से ये सारा काम होता है। जो क्वालिटी है हमारे इलाज की, वो एक जो मयार होता है वो ये है, वो WHO का एक बेंचमार्क है और उस बेंचमार्क से हम 7 परसेंटेज पॉइंट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं।
डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी बातों से भी ये जाहिर है कि सब कुछ अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। तो अवाम का आप पर एतमाद है, इसीलिए ऑब्वियसली इतना काम कर रहे हैं। मज़ीद क्या मंसूबे हैं मुस्तकबिल के लिए? हर साल हम अपना जो इक्विपमेंट है, जो मशीनें हैं हमारे पास, वो हम उनको बदलते रहते हैं, क्योंकि नई आ जाती हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये है कि भाई साहब उसके ऊपर बहुत खर्च करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमें एक्सपेंशन करनी पड़ती है अपने अस्पतालों की। एक्सपेंशन इस वजह से ज़रूरी है कि जो लोग आते हैं, हमारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो इतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं कि हमें स्पेस काफ़ी नहीं होती। अब जिस अस्पताल में हम बैठे हैं ना, इसकी कम से कम दर्जन एक्सपेंशन हो चुकी हैं। हमारा इरादा है रहीमिया खान में एक नया अस्पताल कायम करने के लिए, क्योंकि वहाँ एक तो गुर्बत बहुत है और दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई फ्री फैसिलिटी नहीं है। डॉक्टर नजम, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। आप लोग दुनिया भर में जहां हमें देख रहे हैं, LRBT के लिए दिल खोल कर अतिया करें। सदका, खैरात, ज़कात जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद करा दें कि यू वॉचिंग जियो पाकिस्तान, ब्रॉट टू यू बाय पेप्सी। वेलकम बैक जी। ज़रा थोड़ी देर के लिए फंस गया था मैच, लेकिन पाकिस्तान अब ये मैच जीत चुका है जिम्बाब्वे से और ये सीरीज़ भी यूं ही हमने अपने नाम कर ली। इसी पे बात करने के लिए नान आदिन सिकंदर बख्त इज़ विद अस। सिकंदर, मैच ज़रा फंस गया था, 10 ओवर तक तो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं थी। 10वें ओवर तक बहुत अच्छा रहा। हाँ। मतलब इस लिहाज से अच्छा रहा कि उन्होंने प्रेशर डाल दिया था हम पे। हाँ, रन उनके बहुत ज़्यादा थे, विकेटें उनकी गिरनी नहीं थी। हमने किए थे 110 में 10 ओवर में 109, इन्होंने किए 108। उनके 2 आउट थे, उनके हमारा 1 आउट था, मगर तकरीबन करीब थे। मगर जैसे वो 2 जो सेट बैट्समैन थे, बड़े मुश्किल नाम है उनके, एक मुदेवेरा और मरवान नहीं तो इन दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई। जैसे ही उनमें से एक आउट हुआ तो वो प्रेशर पाकिस्तान ने फिर अपने ऊपर लेके। हसन डिड एन अमेजिंग जॉब और इंडीड आज तो क्रेडिट हसन को ही देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हसन ने बड़ी ज़बरदस्त नीचे आके बॉलिंग की। नहीं, क्रेडिट तो जाएगा रिजवान को। वही स्टोरी है, वही सेम सक्सेस स्टोरी है कि हमारे टॉप के 2 प्लेयर रन्स कर गए, नीचे वालों की बारी नहीं। आज बड़ी तब्दीलियाँ की गई, सरफराज को खिलाया गया, फ़खर को 10वें नंबर पे लाया गया। मगर मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ता, हम देखते कि नीचे वाले जो तब्दीली की है, जो तब्दीली आई है, तो आई भी है या नहीं आई है, मगर वो मौका ही नहीं मिला। क्योंकि 1-2 लड़के परफॉर्म कर रहे हो ना, तो डर लगना शुरू हो जाता है कि खुदा ना खास्ता ये ना चले। नहीं, यही हुआ, यही तो हुआ था पिछले वाले। हम जो देख रहे हैं कि वो तो पहले मैच में अच्छी फील्डिंग नहीं की उन्होंने जिम्बाब्वे ने, तो वो हार गए। अदरवाइज़ तो ये सीरीज़ वो जीत गए थे। मगर व्हाटएवर, हमें बहुत सीरियसली जो है ना मिडल ऑर्डर को चेक करना है कि हमारे नया मिडल ऑर्डर कौन सा आएगा, तो कौन चेक करेगा? ये अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। पिछली हम 3-4 सीरीज अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, सो पाकिस्तान हैज वन एंड येट वी आर नॉट द परफेक्ट टीम। मतलब जीतते तो चले आ रहे हैं, बेशक मुश्किल से भी जीत रहे हो, लेकिन अभी भी हमें बड़ी सेटिंग की देखिए। हमें जो टफ किस्म की सीरीज आएंगे ना, इंग्लैंड आएगी, फिर वेस्ट इंडीज़ का भी है, उनके होम ग्राउंड पे है, उसके बाद जो वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उसमें अच्छी टीमें से जब आपका टाकरा होता है तो वो आपको इतना मार्जिन नहीं देती। तो आपके मार्जिन कम हो जाते हैं, तो आपको यू हैव टू बी परफेक्ट। तो इसमें हमें वाकई सीरियसली मिडल ऑर्डर को, लोअर मिडल ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, रिजवान की 60 पे 91 की इनिंग जो है यकीनन ज़बरदस्ती शानदार थी। पिछले दिनों आपने शोएब मलिक का वो ट्वीट पढ़ा था जो उन्होंने तनकीद की थी, बड़ा वायरल भी हुआ। उसमें वो जाहिर है कह रहे थे जी कैप्टन को बगैर ऑन बोर्ड लिए फैसले किए जाते हैं। ये सारी कैसे पता? अब ये तो शोएब मलिक कैप्टन और वो आपस में बात मे बी दे आर फ्रेंड्स। हाँ, मेरे ख्याल से मस्ट बी, इसलिए कि उनको क्या पता कि जो कप्तान की बात वो नहीं मान रहे, या तो कप्तान ने शिकायत की है, वो आपस में उन्होंने क्या जो बातें की, वुड यू एग्री टू दोस थिंग्स जो उन्होंने पॉइंट्स कह रहे थे कि तो बाबर थोड़े से नए कैप्टन है ना, तो उनके ऊपर वो प्रेशर डाल देता होगा मिसबा। मगर ये कि मैं नहीं समझता कि शोएब मलिक को इस तरह की बात करनी चाहिए थी, उनकी जगह वैसे भी नहीं बनती। आज मैं सारा डेटा निकाल रहा था, उन्होंने 28 मैचेस खेले हुए हैं वर्ल्ड कप के, और उनके जो है सिर्फ 250 हैं, और उन्होंने कुछ नहीं किया वर्ल्ड कप में। तो वो अगर वो वर्ल्ड कप की तैयारी करें तो उनकी जगह वैसे ही नहीं बनती। अच्छा, आपको हम लोग ने बना के रख लिया, आपने बना के रख लिया। हालांकि आज हमने सवाल डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन ये होना है ना बाद में, इसलिए कि उनकी ट्वीट बनती नहीं थी, उनको ये करनी नहीं चाहिए। वो हुए आमिर हुए, ऐसा लगता है कि ग्रुप है, वेरी इररिलेवेंट नाउ ऑल्दो। हाँ, इसलिए कि अब उनकी जगह वैसे भी नहीं बनती। मगर ये कि अगर वो आएंगे भी तो उन्होंने काफ़ी अरसे से कुछ नहीं किया, वो आ जाएँ तो वही होगा जो इस वक्त मिडल ऑर्डर का है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं आगे चल के क्या करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, ये अब हमें पता चलेगा आफ्टर PSL या इस सीरीज़ के बाद।
अच्छा, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? टेस्ट मैच। अच्छा, टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैचेस हैं जिम्बाब्वे के साथ, इसी ग्राउंड पे 2 टेस्ट मैचेस हैं। उसके बाद PSL है, PSL के बाद इंग्लैंड है, फिर वेस्ट इंडीज एंड देन द वर्ल्ड कप, अगर होता है इंडिया की हालात अगर कुछ संभल जाती है। मुझे तो मैं हैरान हूँ कि IPL चल कैसे रहा है। वहाँ पर भी सुना है बड़े केसेस आए हुए हैं प्लेयरों के, उन्होंने छुपा दिए हैं। आपको पता है उनकी गेम और ही है। हाँ, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, सट्टा बहुत ज्यादा है, तो वो वहाँ पर भी सुना है 7-8 लड़कों को हुआ है जो खेलने वाले हैं, मगर उन्होंने छुपा के रखा। लेकिन सिकंदर कैसे छुपा सकते हैं? मतलब एक पूरी दुनिया की आंखें, हमारा PSL हुआ है तो इतनी ऑलमोस्ट बदनामी हुई ना। हमारे वाले तो बाहर घूम रहे थे ना, 2 दरिया पे जाके खाना खा रहे थे, तो वो तो मतलब उनको बीच में ही हो गया, तो वो तो सिक्योर बबल तो उनका भी ना हुआ। सिक्योर बबल रखना इस हालात में, वहाँ पर जो ऐसे हालात है, इतने सारे लोग हैं, वेटर्स हैं, आपको खाना भी सर्व होता होगा, 10 चीज़ें हैं, तो आई डाउट कि कोई बच सके। इट विल बी वेरी ट्रिकी। देखना है कि IPL कितनी देर लास्ट करता है, एंड ऑल्सो देखना ये भी है कि कितनी देर तक ये छुपाते हैं। बिकॉज़ अगर तो छुपी रही है बात तो चलो जी, द बॉटम लाइन इज, द समरी इज कि हम मैच जीत गए, हम सीरीज भी जीत गए हैं, और हम जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो इस सीरीज से हमें सीखनी चाहिए अगर हम सीख जाएं तो हम रिपीट करते रहेंगे कि क्या क्या सीखना चाहिए। थैंक यू सिकंदर फॉर कमिंग हियर। अच्छा जी, कुछ होने वाला है कराची में और उसके बारे में हमने आपसे बात करनी है। आपको बताएं कि कराची में हल्का NA 249 पर नजरें लगी हैं क्योंकि 29 अप्रैल को यहाँ होने वाले हैं ज़िमनी इंतखाब। हाँ जी, और सियासी जमातें ज़ोर शोर से इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। ऑल्दो मरीम नवाज़ ने आना था, लेकिन वो कहती हैं कोविड की वजह से मैंने अपना ज़रा विजिट मंसूख कर दिया है। PSP के मुस्तफ़ा कमाल, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल और PTI के अमजद आफरीदी आमने सामने हैं। ANP मुस्लिम लीग नून की मिफ्ता इस्माइल के हक़ में दस्तबरदार हो चुकी है। सिंध हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस इलेक्शन कमीशन से ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल मुस्तरद कर दिया। हाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको एक फुट नोट और एक याद दिला दूँ कि पिछले एक हफ्ते से सिर्फ कराची के अगर आप पॉजिटिविटी रेट देखें ना कोविड की, तो वो कोई 9% से ऊपर जा रही है, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 9.2। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वीक। अब इस किस्म के जब इलेक्शन होते हैं जिनको ऑब्वियसली आगे नहीं कर रहे फॉर व्हाट एवर रीजंस, तो यू डोंट वांट दैट 9% टू बिकम अ 19%। तो ये मुझे बड़ा खौफ आ रहा है। रिस्क तो होगा, ऐसे ये कहना गलत बात है कि जनाब यहाँ पे लोग भी गैदर होंगे, लाइनों में भी लगेंगे, रिस्क भी होगा, और एक ही सैनिटरी वो कैंपेनिंग हो रही है, स्टेशनरी वगैरह इस्तेमाल होगी, स्टैंप वगैरह जो भी होगी, और उससे पहले भी 4 दिन रह गए हैं, तो उससे पहले कैंपेनिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो उनका 2018 के आम इंतखाबात में ये नशिस्त PTI के फैसल वाटा ने जीती थी। शहबाज शरीफ को सिर्फ 700 वोटों से शिकस्त हुई थी। नवा साल 3 मार्च को फैसल वाटा के सेनेटर मुंतखब होने की वजह से सीट खाली हुई थी, और लेट्स सी कि क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं 249 NA के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी साहब। अमजद साहब, आप जिस हल्के से अब उम्मीदवार बने, आप पहले भी तहरीक इंसाफी के मेंबर असेंबली रहे हैं। वाडा साहब ऑल्दो वो हल्के में ज़रा कम नज़र आते थे, तो हम यही जान लेते हैं कि उन्होंने क्या काम करवाया है हल्के में। आप क्या लेकर आवाम से दोबारा से इस हल्के में वोट मांगेंगे या मांग रहे हैं? इससे पहले यहाँ से मैंने फैसल वाडा साहब 2.5 साल इस हल्के के देखे, 30 साल से नज़रअंदाज था ये हल्का, और गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर हमने 40 से 50 करोड़ के वज़ीर आज़म खान साहब की तरफ से जो फ़ंड दिए गए उस पर काम हुआ। अच्छा, मसाइल इतने थे कि वसाइल कम थे, मसाइल बहुत ज़्यादा थे, तो हमने शुरुआत लिया। तो यहाँ के लोग खुश हैं, वो कहते हैं कि शुक्र अल्लाह का कि किसी ने यहाँ से शुरुआत तो लिया। हमने अल्ताफ़ नगर से लेकर रशीदाबाद, फिर मोमनाबाद, ज़िया कॉलोनी, हमने छोटे मोटे जो मेन काम थे वो हमने काम करवाए। तो उस चीज़ का हम उससे पहले आज तक काम ही नहीं हुए थे, इन्हें पता ही नहीं था। हालांकि ये लोकल बॉडी के ये काम थे, तो ना लोकल बॉडी ने किए, ना ये सूबाई हुकूमत ने किए, तो वफाक से फंड जो मिला उसमें बुनियादी काम। अमजद साहब, आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि इस हल्के की इंतखाबी मुहिम जो है वो बुनियादी तौर पर तो आपको खुद ही चलानी है, तो वज़ीर आज़म या वज़रा, MNAs और MPA तो इलेक्शन कमीशन कवानीन के तहत यहाँ नहीं आ सकते, तो कोई मुश्किल तो नहीं हो रही इस वजह से? आपको ये हम जानना चाहते हैं। देखें, जो लोकल नुमाइंदे होते हैं ना, जो MNA MPA, क्योंकि बहुत बड़ा हल्का है, ये रोड मिलते हैं, MNA MPA बहुत सारे MPAs हमारे रहते भी यहाँ पर हैं, फिर MNAs घूमते हैं। तो मुझे 4 बार नोटिस दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, देखें मुझे इसी चीज़ में उलझाया जा सकता है, दूसरे जो पार्टीज़ के मेम्बरान हैं, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, वो घूम रहे होते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम यहाँ
वर्किंग कर रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हमें माशाल्लाह से ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है और हमें नहीं है किसी की ज़रूरत, हमारी कैंपेन आगे बढ़ रही है। खान साहब के विज़न को फॉलो करते हैं यहाँ के लोग और वो खान साहब के विज़न के साथ खड़े। अच्छा, आप कह रहे हैं आपको ज़बरदस्त आपकी कैंपेन चल रही है। अमजद साहब, आप से पहले इस हल्के के जो नुमाइंदे थे जिन्हें आवाम ने मुंतखब किया था, वो एक ज़ाती इशू की वजह से सीट छोड़ गए, और आपके ख़्याल में हल्के के आवाम के साथ ये ज़्यादती नहीं थी? पूछेंगे तो सही कि जनाब वो जो पहले आए थे उन्होंने क्यों ये किया जिसकी वजह से ज़ाहिर है उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी? अच्छा देखिए, बात ये है कि फैसल वाडा साहब सेनेट में चले गए, ये वज़ीर आज़म साहब का फ़ैसला था और वो बेहतर फैसला कर रहे हैं, पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के, तो ये उनका फ़ैसला था, उन्होंने फ़ैसला किया और शायद यहाँ के इलाकाई नुमाइंदे को वो मौका देना चाह रहे थे, तो मैं इलाके का नुमाइंदा यहाँ से आ गया। मेरे से पहले यहाँ इससे पहले इजाज़ शफ़ी साहब 2 बार MNA रहे, सोहेल मंसूर साहब MNA रहे, वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि वो बाहर से थे। मैं यहाँ का लोकल नुमाइंदा हूँ, यहाँ के मसाइल हल कर सकता हूँ और यहाँ के इशूज़ असेंबली तक लेकर जा सकता हूँ। ठीक है जी, अमजद आफरीदी साहब से आपने मुलाकात कर ली है। NA 249 वालों, अगर आप इनको मुंतखब कराना चाहते हैं तो फिर इनको वोट दीजिएगा। अगर और कोई चॉइसेस हैं तो आप और अपनी चॉइस पर गौर कर सकते हैं। कोरोना से भी बचाएं, एंड वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह।